हम अब कैसे विश्वास करें, जैसे अस्पताल से हमारा बच्चा भी नहीं रहा, उस वैक्सीन लगने के बाद भी नहीं रहा। एक डोज भी बचा हुआ था बच्चे का, और वायरस जो कैटेगरी 3 वाइट थी, जिसकी वजह से वायरस बहुत तेज़ी से फैला है, जिसकी वजह से पेशेंट की दुखद मृत्यु हुई है। पूरे देश भर में आवारा कुत्ते लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में भी अभी हाल ही के दिनों में आवारा कुत्ते के काटने से 3 लोगों की मौत हो गई। ये मौत रेबीज फैलने के कारण हुई। अभी ताज़ा मामला दतिया जिले का है, जहां पर एक बच्चे को 6 साल का जो हंस प्रजापति था, उसे खेलते वक्त आवारा कुत्ते ने काट लिया और इसके कारण उसे जब परिवार वाले अस्पताल ले गए तो उसका रेबीज का जो पूरा वैक्सीनेशन होता है वो कराया गया। सिर्फ आखिरी डोज शेष रह गया था, लेकिन तभी उसकी ग्वालियर में मौत हो गई। इस वजह से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर लोग वैक्सीनेशन भी करा रहे हैं, फिर भी क्यों लोगों की जान जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर डॉक्टर और जयरोग अस्पताल के रिटायर्ड अधीक्षक अशोक मिश्रा साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपने ये जो रेबीज को रोकने के लिए आपने एक पूरा अध्ययन किया है और आप लगातार इसमें काम करते रहे, और जो मेरी एक बुक भी है इसके ऊपर, इंग्लिश में है, डॉक्टर्स के लिए है, वो काफ़ी पॉपुलर है डॉक्टर्स में। तो ये जिनकी ये मृत्यु जो हुई है, जो आप चर्चा कर रहे हैं, अभी मैंने समाचार पत्रों में भी पढ़ा कि पिछले 5 दिन के अंदर 3 मृत्यु हो गई रेबीज की वजह से। तो ये कोई भी मृत्यु बहुत दुखद होती है और दुर्भाग्यपूर्ण है ये जो भी हो रहा है। इसका कारण जो मुझे लगता है कि आप ये बता रहे हैं कि वैक्सीन भी लगवाया उसने, बच्चे ने, और उसके एक आखिरी वैक्सीन रह गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी संभावना ज़्यादा है कि जो वैक्सीन लगाए गए उनकी कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हो पाई हो किसी वजह से, या इसमें कैटेगरी 3 में एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन दोनों ज़रूरी होते हैं। यानी हम वैक्सीन भी लगाते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स एनिमल ओरिजिन की भी हो सकती हैं और ह्यूमन ओरिजिन की भी हो सकती हैं। उनकी भी डोज सही कैलकुलेट करनी पड़ती है और सही तरीके से लगाना पड़ता है। अगर वैक्सीन की डोज कम लगेगी और टेक्निक फॉल्टी होगी, या इम्यूनोग्लोबुलिन्स की टेक्निक ढंग से नहीं लगी, वो भी फॉल्टी है, प्रॉपर डोज नहीं है, कोल्ड चेन मेंटेन नहीं है, तो ये सारा हमारी जो एक्सरसाइज है निष्प्रभावी होगी, यूज़लेस होगी, और इससे कोई बचाव नहीं होगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सही समय पर टीके लग जाएं। यानी मान लीजिए पहले कुत्ते ने काटा या किसी जंगली जानवर ने काटा, उसके बाद व्यक्ति सही समय पर नहीं आया, जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी वो उसको बचाव मिलेगा। क्योंकि इस समय जो टीके उपलब्ध हैं हमारे पास, वो काफ़ी प्रभावी हैं, लगभग 100% प्रभावी हैं और सुरक्षित भी हैं, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। इसके बावजूद मृत्यु हो रही हैं, तो ये एक गंभीर विषय है। इसकी जांच के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। तो मुझे जानकारी मिली है, इसमें वरिष्ठ चिकित्सक जांच करने वाले हैं, तो जो सच्चाई सामने आएगी। लेकिन संभावना यही है, कोल्ड चेन प्रॉपर मेंटेन नहीं हो। कोल्ड चेन का मतलब ये होता है सारे वैक्सीन्स को एक उचित तापक्रम पर रखा जाता है, और अक्सर वो 2 से 8 डिग्री के बीच में रखे जाते हैं ज़्यादातर वैक्सीन। अगर वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो ये सब बेकार हो जाते हैं। डोज प्रॉपर नहीं हो, टेक्निक प्रॉपर नहीं हो, सही समय पर लगे नहीं, सही डोज लगे नहीं, तो ये सब बेकार है। मतलब रेबीज के बचाव के लिए एक एक कदम प्रभावी है। वैक्सीन का सही टेम्परेचर पर रखना, सही समय पर आपका वैक्सीनेशन, और जो लगा रहा है यानी जो इंजेक्ट कर रहा है उसे भी ज्ञान होना चाहिए। उससे ज्ञान होना चाहिए, सही टेक्निक से नहीं लगाएगा। मान लीजिए इंट्राडर्मल लगा रहा है, वो ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंट्राडर्मल इंजेक्शन लग रहे हैं। अगर वो डीप लग गया, यानी सबकोटेनियस हो गया या अंदर चला गया, तो वो फिर वो प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि डोज उसकी कम होती है इंट्राडर्मल में, इंट्रामस्कुलर में डोज ज़्यादा होती है। तो ये एक संभावना होती है कि प्रॉपर टेक्निक नहीं हो तो काम नहीं करेगा, या टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन नहीं किया, कोल्ड चेन मेंटेन नहीं की, तो काम नहीं करेगा। सही समय पर वैक्सीन नहीं लगा, ज़्यादा विलंब के बाद लगाया तो काम नहीं करेगा। पैसे इम्यूनाइजेशन पहले वैक्सीन के 7 दिन के अंदर लग जाना चाहिए, यह भी हमें ध्यान रखना है। और सही डोज कैलकुलेट करके लगाई जाती है, वो ज़रूरी है पैसे इम्यूनाइजेशन की। एनिमल ओरिजिन में अलग होती है और ह्यूमन ओरिजिन में डोज अलग होती है,
एंटीबॉडीज़ की, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की। सर मेरा एक और सवाल है, लगातार जो वैक्सीन है उसकी गुणवत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि जो वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में प्रोवाइड कराई जा रही हैं, क्या वो उतनी प्रभावी हैं या उनकी क्वालिटी ठीक है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। क्या वो भी जांच के दायरे में आना चाहिए? देखिए, मुझे नहीं लगता कि क्वालिटी में कहीं कोई कमी होगी। मार्केट में जो वैक्सीन आती है वो काफ़ी जांच के बाद आती है, और बिना उस गुणवत्ता की वैक्सीन बाज़ार में आ नहीं सकती। शासन की एजेंसियां हैं जो जांच करती हैं और उनको सर्टिफिकेट देती हैं, उसी के बाद वो बाज़ार में आ पाती हैं। हाँ, अगर उनका टेम्परेचर मेंटेन, जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोल्ड चेन मेंटेन नहीं की, टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया, तो फिर वो काम नहीं करेंगी। ये बहुत ज़रूरी है, उनकी लाइफ लाइन कहा जाता है उनको। बिल्कुल। मेरा एक और सवाल है सर, आपने उस जगह पर काम किया है, आपने सैकड़ों केस देखे हैं। ग्वालियर में ही अगर मैं बात करूं और प्रदेश में पूरे में बात करूं तो हज़ारों की संख्या में रोजाना डॉग बाइट के केस आते होंगे। तो क्या जो रोकथाम के लिए जो क्लिनिक बनाए गए हैं उनमें प्रशिक्षित स्टाफ काम कर रहा है, ये बात सही है कि उनको प्रशिक्षण की ज़रूरत है? देखिए, ज़्यादातर जगह तो ट्रेंड स्टाफ ही है पूरा, लेकिन अगर इसमें ये देखा जा सकता है, उनको चेक किया जा सकता है कि ये प्रॉपर्ली लगा रहे हैं या नहीं। ऑब्जर्वेशन में ही पता लग जाएगा कि इनकी टेक्निक सही है या नहीं है। टेक्निक अगर सही नहीं है, प्रॉपर डोज नहीं लगा रहे हैं, तो ये काम नहीं करेंगे। और ये भी चेक करना ज़रूरी है कि इनका स्टोरेज कहाँ होता है वैक्सीन का। मान लीजिए वो अस्पताल में दिए जा रहे हैं, वहाँ पर टेबल पे पड़े रहे, बेकार हो जाएंगे, फ्रिज में रखे जाएंगे। वो फ्रिज में भी 2 से 8 डिग्री में, अगर वो फ्रीजर में रख दिए तो ख़राब हो जाते हैं, या अलमारी में, खुली साधारण अलमारी में रख दिए तो भी ख़राब हो जाएगा वैक्सीन। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान रखेंगे तो रेबीज से बिल्कुल 100% बचाव संभव है। लेकिन ये अगर एक बार हो जाए तो इसका अभी तक कोई प्रभावी इलाज नहीं है, और मृत्यु अधिकांश केसों में, ज़्यादातर केसेस में होती है, लगभग 100% में होती है। 2-3 केस बच पाए हैं आज तक दुनिया में, जो कि अपवाद कह सकते हैं आप उनको। सर सवाल ये भी है कि जैसा आपने कहा कि मॉनिटर करने की ज़रूरत है, एक जांच की ज़रूरत है कि क्या प्रॉपर ढंग से जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो स्टाफ भी दुरुस्त है या वहाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। तो इनको कौन मॉनिटर करता है, क्योंकि उसके लिए भी तो ट्रेंड व्यक्ति चाहिए। मुझे नहीं लगता है ऐसा किसी के पास कोई एजेंसी है। नहीं, सारे जो डॉक्टर्स हैं उनको मालूम है कि इंट्राडर्मल क्या होता है, इंट्रामस्कुलर क्या होता है, ये जानते हैं डॉक्टर्स, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और डॉक्टर्स के अंडर में ये काम करते हैं। तो डॉक्टर्स जो हैं, इंचार्ज हैं, उनको बीच बीच में चेक करना चाहिए कि हम, ये जो स्टाफ है ये वाकई में ट्रेंड है या नहीं है। कई बार हो सकता है कोई नया स्टाफ आ गया हो जो ट्रेंड नहीं हो इस काम में, तो इस पर भी चेक रखना ज़रूरी है, इस पर निगाह रखना ज़रूरी है। और गुणवत्ता तभी बनी रहेगी जब हमारा स्टाफ ट्रेंड होगा। सारी चीज़ें ठीक हैं, स्टाफ ट्रेंड नहीं है, उनकी टेक्निक फॉल्टी है, तो फिर वो काम नहीं करेंगे। सर एक और सवाल है मेरा कि अमूमन लोग कहते हैं कि कुत्ते ने काटा नहीं है, हम जा रहे हैं रास्ते में, हमें पंजा लग गया कुत्ते का, तो क्या वो भी उतना ही डॉग बाइट के जितना ही खतरनाक है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। दांत लगे या पंजा लगे किसी भी जानवर का, तो वो लगभग बराबर ही होता है। लगभग क्या, एक ही चीज़ है। आपने देखा होगा कुत्ता अपने नाखूनों को, जो भी होते हैं उसके पंजे के, उनको मुंह से ही साफ़ करता है। बिल्ली भी मुंह से ही साफ़ करती है। तो सलाइवा जो होता है वो इन्फेक्टेड होता है। अगर वो इन्फेक्टेड है तो पंजे में से भी जाएगा वो, और दांतों से भी जाएगा। इसलिए इलाज चिकित्सक की सलाह से किया जाना चाहिए उसमें भी। सर क्या क्या ऐसी सावधानियां बरतें जो रेबीज से बचाव देती हैं? अगर कोई भी जानवर काटता है तो आप कहीं भी हों, पानी और साबुन से उसको अच्छे से 5-6 बार धो लें। रनिंग वाटर होना चाहिए, किसी बर्तन में पानी नहीं हो वो, और अच्छे से धोने के बाद उस पर कोई एंटीसेप्टिक लगा लें। अगर ज़्यादा बाइट है और ऐसा लगता है टाँके की ज़रूरत है तो वो चिकित्सक के इससे सलाह लें। अक्सर टाँके नहीं लगाए जाते, पट्टी भी नहीं की जाती इनमें, क्योंकि पट्टी करने से या टाँके लगाने से जो है वो वायरस तेज़ी से फैलता है। एनरोबिक कंडीशंस बनती हैं पट्टी लगाने से, उससे वायरस फैलता है। टाँके लगाने से नर्व एंडिंग एक्सपोज ज़्यादा होती हैं तो तेज़ी से वायरस फैलता है, क्योंकि ये वायरस नर्व्स के थ्रू फैलता है। तो इसमें ये ध्यान रखें, क्वालिफाइड डॉक्टर से संपर्क करें जितना जल्दी हो, और उसकी सलाह से इलाज करें। और जितना ये प्राइमरी इलाज है ये कि पानी से धोना और एंटीसेप्टिक लगाना,
उसके बाद चिकित्सक आपको सलाह देंगे और जो वैक्सीन है एक्टिव या पैसिव कौन कौन से क्या लगना है, कैटेगरी 3 है तो दोनों लगाए जाएंगे, अन्यथा वैक्सीन से काम चल जाएगा। सर एक आखिरी सवाल है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप द प्रेस हिंदी के दर्शकों को और लोगों को कि रेबीज जो मौत होना अपने आप में बहुत दर्दनाक मौत होती है सर, कितना भयावह दृश्य होता है सर वो? देखिए, इसमें जो रेबीज़ की पहचान सबसे पहले लक्षण ये होता है, हाइड्रोफोबिया होता है, यानी जो व्यक्ति रेबीज जिसको होता है वो पानी नहीं पी पाता, पानी देख कर डरता है, क्योंकि जो मसल्स और ऑफ डिग्लूटेशन है यानी निगलने वाली हमारी मांसपेशियां हैं, वो जब पानी निगलते हैं तो बहुत पेनफुल स्पाज्म होता है, उसकी वजह से भयानक दर्द होता है। एरोफोबिया होता है यानी हवा से भी डरता है मरीज, और फोटोफोबिया होता है यानी रोशनी से भी डरता है मरीज। तो ये दर्दनाक मौत होती है। सिम्टोमेटिक इलाज होता है, कोई इसका कारगर इलाज नहीं है, क्योर नहीं है इसकी, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है लेकिन क्योर नहीं है हमारे पास अभी भी इसकी। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जितना जल्दी हो आप चिकित्सक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास पहुंच जाएं तो 100% बचाव संभव है, क्योंकि वैक्सीन बहुत अच्छे उपलब्ध हैं। अगर उनकी कोल्ड चेन मेंटेन की जाए, सही डोज में लगाई जाए, सही समय पर लगाई जाए, टेक्निक प्रॉपर हो तो बिल्कुल 100% बचाव हो जाएगा। और ये वैक्सीन सुरक्षित भी हैं। लेकिन अगर रेबीज हो गया तो मृत्यु हो जाती है इसमें, लेकिन बचाव 100% संभव है इसका। एक और सवाल मैं पूछूंगा सर, लोग अमूमन ये कहते हैं कि मुझे घरेलू पालतू कुत्ते ने डॉग बाइट किया या पंजा मारा, क्या वो भी उतना ही खतरनाक है जितना आवारा कुत्ते का है? हाँ, इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि पालतू कुत्ता हो या आवारा कुत्ता हो, आप वैक्सीनेशन तुरंत स्टार्ट करें और उसको ऑब्जर्वेशन में रखें। कुत्ता अगर है तो कुत्ते और बिल्ली के लिए 10 दिन का ऑब्जर्वेशन होता है, लेकिन वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे पालतू कुत्ते ने किसी व्यक्ति को काटा तो तुरंत वैक्सीनेशन स्टार्ट किया जाता है और इसका 0 और 3 यानी पहली और दूसरी डोज लगाई जाती है। 7वें दिन जो लगती है, इंट्रामस्कुलर का शेड्यूल बता रहा हूँ, वो जो लगती है उसमें आपको वेट करना है। अगर 7वें दिन ठीक रहता है, 8वें दिन ठीक रहता है, 9वें दिन 10वें दिन ठीक रहता है, कुत्ता बिल्कुल नॉर्मल रहता है, मरता नहीं है, बीमार होता नहीं है, उसका बिहेवियर भी चेंज नहीं होता है, तो आप इसको तीसरे इंजेक्शन को 7वें दिन के बजाय 21वें दिन लगवा सकते हैं। और इस तरह से हम इसको पोस्ट एक्सपोजर यानी काटने के बाद जो वैक्सीनेशन है उसको प्री एक्सपोजर शेड्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, जो बचाव के लिए ज़रूरी होता है। तो ये किया जा सकता है और साल में एक बूस्टर लगवाते रहना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो देखिए, ये थे जाने माने डॉक्टर अशोक मिश्रा साहब, जिन्होंने बताया कि रेबीज एक लाइलाज बीमारी है। अगर समय रहते वैक्सीनेशन ना कराया जाए या वैक्सीन ठीक ढंग से ठीक टेम्परेचर पर ना रखी जाए तो ये इसके परिणाम जो हैं वो घातक हो सकते हैं। तो इसलिए जो अस्पतालों में जो वैक्सीन प्रयोग हो रही है उसको निश्चित तापमान पर रखने की आवश्यकता है, और जिन्होंने भी अपना वैक्सीन कराया है वो समय पर अपने पूरे डोज लगवाएं। तो इस तरह से जो रेबीज़ की बीमारी है उसे रोकने में हम खुद आगे आ सकते हैं, हम खुद इसे रोक सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो जो आवारा कुत्ते हैं वो पूरे देश भर में लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। कैमरामैन विजय के साथ द प्रेस हिंदी के लिए मैं प्रहलाद सेन।